हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे पोअम एज, जिसे कि लिखा था सिल्विया प्लाथ ने। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिल्विया प्लाथ किस तरह की पोइट थी। ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करती है और ये एक कन्फेशनल पोइट थी, यानी कि ये कन्फेशनल पोइट्री लिखती थी। बहुत सारे अदर राइटर्स भी हैं, अदर पोइट भी है जो कि कन्फेशनल पोइट्री लिखते हैं। तो बेसिकली ये जो कन्फेशनल पोइट्री था ना, वो एक तरह का मूवमेंट था जो कि 1950s और 1960s में इमर्ज हुआ था। ये एक तरह का राइटिंग स्टाइल था जो कि बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग स्टाइल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो राइटर होते हैं वो वर्ड आई का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को अपने पोअम में, अपने वर्क में कन्फेस करते हैं। तो इन द सेम वे सिल्विया प्लाथ भी जो है वो कन्फेशनल पोइट्री लिखा करती थी और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को वो बहुत ज़्यादा क्लियरली अपने पोअम में डिस्क्राइब किया करती थी। अब अगर आप सिल्विया प्लाथ के लाइफ को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो लाइफ था वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम रहा है। मतलब कि उन्होंने अपने लाइफ में डिप्रेशन, ठीक है, उनका जो शादी हुआ था वो एक फेलो पोइट टेड ह्यूज से हुआ था शादी। ठीक है, उनका जो मैरिड लाइफ था वो भी बहुत ज़्यादा बुरा था। टेड ह्यूज ने सिल्विया प्लाथ को चीट किया था किसी और वुमेन के लिए, और ऐसा डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दैट टेड ह्यूज बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिल्विया प्लाथ डिप्रेशन एंड ट्रॉमा, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मे बी ही वॉज़ वन ऑफ द रीजन्स। लेकिन सिल्विया प्लाथ का जो डिप्रेशन और ट्रॉमा था ना, वो बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हुआ था, इवन बिफोर शी मेट टेड ह्यूज। ठीक है, तो डायरेक्टली ये कहना दैट टेड ह्यूज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डिप्रेशन, मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। उनका अर्ली एज से ही वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहा करती थी, बहुत ज़्यादा वो ट्रॉमा को एक्सपीरियंस की है, और ये सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत क्लियरली अपने हर पोअम में मेंशन किया है। इस पोअम में एक चीज़ और की, जो कन्फेशनल पोइट्री होता है, ठीक है, उसमें जैसा कि मैंने बताया कि राइटर जो होते हैं वो वर्ड आई का यूज़ करते हैं, और सिल्विया प्लाथ खुद एक कन्फेशनल पोइट थी। लेकिन इस पोअम में जो कि एज है, ठीक है, इस पोअम में उन्होंने कहीं पर भी वर्ड आई का यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हो। लेकिन क्रिटिक्स का ये मानना है कि जिस तरह से ये पोअम को लिखा गया है, बहुत हद तक, ठीक है, इसमें जिस औरत की बात की गई है बहुत हद तक उसका जो लाइफ है, ठीक है, इस पोम में जिस औरत की बात की गई है उसके लाइफ को बहुत हद तक सिल्विया प्लाथ के लाइफ से रिलेट किया जा सकता है। ये पोम जो है वो थर्ड पर्सन में लिखा गया है। इसमें सिल्विया प्लाथ जो है वो डायरेक्टली नहीं कह रही है दैट द वुमेन इज़ मी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसे डीपली पढ़ें और सिल्विया प्लाथ के लाइफ से अगर कनेक्ट करेंगे तो हमें भी बहुत हद तक ऐसा लगेगा कि एक्चुअली सिल्विया प्लाथ जो है वो कहीं ना कहीं अपने बारे में कह रही है। अब पोअम का जो टाइटल है वो है एज। तो एज का मतलब होता है बेसिकली किनारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस किनारे की बात की गई है, तो यहाँ पे लाइफ के एज की बात की गई है। जब लाइफ एक एज पे आ जाता है तो वो डेथ पे पहुँच जाता है, ठीक है। सिल्विया प्लाथ एक ऐसी राइटर थी जो डेथ को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिसाइज करती थी। अकॉर्डिंग टू हर डेथ जो है वो सबसे बेस्ट चीज़ था, ठीक है, क्योंकि उनका लाइफ खुद इतना ज़्यादा ट्रबलसम रहा था, इतना ज़्यादा वो डिप्रेस्ड रहा करती थी। तो मे बी ये एक रीज़न हो सकता है कि वो डेथ को इतना ज़्यादा प्रेफर करती थी। उनका मानना था कि जब इंसान सुसाइड करते हैं तो वो एक साइन कॉवर्डनेस का नहीं होता है, इनफैक्ट वो एक साइन ब्रेवरी का होता है। और इसमें भी हम देखेंगे कहीं ना कहीं उस चीज़ को रिफ्लेक्ट किया गया है। और सिल्विया प्लाथ ने अपने लाइफ में खुद सुसाइड किया था, ठीक है। तो वो बेसिकली डेथ को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिसाइज करती है, बहुत ज़्यादा अच्छा बताती है। तो एज जो है, इस टाइटल का रेफरेंस ये है कि लाइफ और लाइफ का जो एज है यानी कि डेथ, लाइफ और डेथ के बीच का जो सिचुएशन होता है ना, उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है। पोअम का जो थीम होगा वो बेसिकली सुसाइड है, ठीक है, वुमेनहुड है, मदरहुड है। इस पोअम को हम लोग कम्प्लीटली फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं, और इस पोअम को हम उसी तरह मतलब कि फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये पोअम जो एज है ये थोड़ा छोटा पोअम है, ठीक है, जिसे फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, लेकिन इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। इस पोअम में 20 लाइन्स हैं और इनको 10 कपलेट स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पोअम का जो थीम है वो मैंने
डिस्कस किया, सुसाइड है, ठीक है। और बेसिकली इसमें उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी टूल्स का भी यूज़ किया, जैसे कि आपको सिम्बॉलिज़्म देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजाममेंट देखने को मिलेगा, एसोनेंस है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है। जिस तरह से हम लोग पोअम को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, वी विल हैव अ लुक कि कौन कौन सा लिटरेरी टूल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम पोअम पढ़ना। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन, द वुमेन इज़ परफेक्टेड, सो देयर इज़ द फुल स्टॉप। तो हम पहले ये लाइन को डिस्कस कर लेंगे, द वुमेन इज़ परफेक्टेड। तो पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड क्या है इस पोअम का, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक औरत है जिसने सुसाइड कर लिया है, ठीक है, और ख़ुद मरने से पहले उसने अपने बच्चों को भी मार दिया है, ठीक है। और उस औरत का जो है वो मेंशन किया गया है कि उस औरत का भी कंडीशन क्या है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे जो द वुमेन है वो डेड वुमेन की बात की जा रही है। द वुमेन इज़ परफेक्टेड। तो जो स्पीकर है इस पोअम की, हम सपोज़ करेंगे कि सिल्विया प्लाथ ही स्पीकर है इस पोअम की। तो लिखा है द वुमेन इज़ परफेक्टेड, यानी कि वुमेन जो है, अब वो औरत जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो सबसे पहले कि हम इस चीज़ को इसलिए समझ सकते हैं, इस तरह से समझ सकते हैं कि जो औरत है वो मर चुकी है, ठीक है। लाइफ में क्या था, उस औरत के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, ट्रॉमा था, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली उसका लाइफ जो है वो परफेक्ट नहीं था। लेकिन जब वो सुसाइड कर ली, जब वो मर गई, तो उसका जो भी पेन, ठीक है, ट्रबल, डिप्रेशन, ट्रॉमा जो भी है, अब वो ख़त्म हो गया। तो इन अ वे अब उसका लाइफ जो है वो परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसमें कोई भी सैडनेस नहीं है। तो ये एक रीज़न हो सकता है, दैट्स वाई द राइटर द स्पीकर इज़ सेइंग कि द वुमेन इज़ परफेक्टेड, वुमेन जो है परफेक्ट हो गई। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि जब भी कोई इंसान मरता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, तो हम जो डेड बॉडी होता है उसको फ्यूनरल राइट्स से पहले बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, ठीक है, मतलब परफेक्टली वे में उसको सजाया जाता है। तो मे बी इन दैट वे ऑल्सो शी इज़ सेइंग कि वुमेन जो है अब वो परफेक्टेड लग रही है। और यहाँ पे क्योंकि साफ साफ पता चल जाएगा हम लोगों को कि वुमेन जो है वो सुसाइड की है, ठीक है। तो अगेन हम इस वुमेन के लाइफ को प्लाथ के लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वुमेन को परफेक्टेड इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया, और सुसाइड को सिल्विया प्लाथ कभी भी कॉवर्ड नहीं समझती थी, ठीक है। ये कॉवर्डाइज का साइन कभी भी नहीं हुआ करता था उनके लिए। इनफैक्ट ये एक ब्रेवरी का साइन हुआ करता था उनके लिए, दैट शी इज़ एबल टू टेक हर ओन लाइफ। तो इसलिए सिल्विया प्लाथ कह रही हैं द वुमेन इज़ परफेक्टेड। नेक्स्ट लाइन है, हर डेड बॉडी वेयर्स द स्माइल ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट। अब यहाँ पे जो है ना, ये यूज़ किया गया है इंजाममेंट का, ठीक है। यहाँ पे जो है यूज़ किया गया है इंजाममेंट का। इंजाममेंट जो होता है वो एक लिटरेरी टूल है जिसमें क्या होता है कि सेंटेंस जो होता है वो इन एब्रप्टली एंड हो जाता है, लाइक हर डेड। तो ये सेंटेंस जो है वो सडनली एंड हो गया, और इसको जो है वो हम थर्ड लाइन से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो हर डेड बॉडी वेयर्स द स्माइल ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट। तो इसमें वो सिल्विया प्लाथ क्या बता रही है कि उसका जो डेड बॉडी है, ठीक है, वो परफेक्टेड है। दूसरी बात ये कि उसका जो डेड बॉडी है, इट इज़ वेयरिंग द स्माइल ऑफ एकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि जो डेड बॉडी है उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, और वो मुस्कुराहट क्या दिखा रही है, एकॉम्प्लिशमेंट को दिखा रही है, ठीक है। एकॉम्प्लिशमेंट का मतलब जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं, तो वो डेड बॉडी जो हल्का सा स्माइल कर रहा है वो दिखा रहा है कि दैट शी हैज़ accomplished a lots of thing in her life. The illusion of a Greek necessity flows in the scrolls of her toga. ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में उन्होंने एल्यूज़न का यूज़ किया है। ये है इल्यूज़न, लेकिन हम लिटरेरी डिवाइस ALUSSION एल्यूज़न का बात करें तो एल्यूज़न एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम किसी के वर्क या फिर कोई मिथ को एल्यूड करते हैं, ठीक है, उसके रेफरेंस को किसी वर्क में डालते हैं। तो यहाँ पे सिल्विया प्लाथ जो है वो एल्यूड कर रही है मीडिया नाम के एक कैरेक्टर को जो कि एक मिथिकल कैरेक्टर थी, ठीक है। ये एक तरह का मिथ है ग्रीक लिटरेचर में, ठीक है। उस विमेन का नाम था मीडिया, MEDEA, ठीक है, मीडिया नाम था उस वुमेन का। तो ये स्टोरी क्या है, ये मिथ क्या है कि मीडिया जो है वो अपने 2 बच्चों को मार देती है इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज फ्रॉम हर ओन हस्बैंड बिकॉज ही चीटेड हर,
ठीक है। इसलिए अपने हस्बैंड से वो बदला लेने के लिए वो अपने ही 2 बच्चों को मार देती है। तो यहाँ पे उस चीज़ को एल्यूड किया गया है, क्योंकि इस औरत ने मे बी वही चीज़ फेस किया होगा, मीडिया जो चीज़ फेस की है शायद उन्होंने भी यही चीज़ फेस किया होगा, और फिर आगे हम देखेंगे कि वो अपने बच्चे को भी मार चुकी है। अभी यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखा है, ठीक है, इस लाइन में। तो ये हो गया। तो ये जो मीडिया वाला जो मिथ है उसको इन्होंने एल्यूड किया गया है। और अगेन इस चीज़ को हम सिल्विया प्लाथ के भी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि सिल्विया प्लाथ के जो हस्बैंड थे टेड ह्यूज, उन्होंने भी सिल्विया प्लाथ को चीट किया था। तो मे बी शी इज़ द रीज़न। हालांकि ये कहीं भी ऑफिशियली रिकॉर्डेड नहीं है कि सिल्विया प्लाथ ने खुद सुसाइड करने से पहले अपने बच्चों को भी मारा या फिर कुछ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ही सिर्फ सुसाइड किया था, उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया। दिस थिंग्स आर नॉट मैंशनड। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट लाइन में, फ्लोज इन द स्क्रोल ऑफ अ टोगा, ठीक है। तो ये टोगा जो है, टोगा एक तरह का ड्रेस होता है, ठीक है। तो वो जो डेड बॉडी है वो टोगा पहनी हुई है, एंड इट्स रिटन कि फ्लोज इन द स्क्रोल्स ऑफ अ टोगा, लाइक शी इज़ वेयरिंग टोगा। अब नेक्स्ट लाइन है हर बेयर। अब यहाँ पर भी जो है वो इंजाममेंट है, ठीक है, क्योंकि हर बेयर को हम लोग इस लाइन से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, फीट सीम टू बी सेइंग। तो नेक्स्ट लाइन है हर बेयर फीट सीम टू बी सेइंग वी हैव कम सो फार इट इज़ ओवर। अब राइटर बता रही है कि उनका जो बेयर फीट है, ठीक है, क्योंकि वो डेड बॉडी है, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना है, तो उनका जो बेयर फीट है वो इस तरह से कह रहा है, वो ये कह रहा है मानो कि जैसे वी हैव कम सो फार इट इज़ ओवर, मतलब कि हमने बहुत दूरी तय कर ली है, अब ये चीज़ ओवर हो चुका है, अब ये चीज़ ख़त्म हो चुका है। तो लिटरली उन्होंने बहुत सारी दूरी तय करने का मतलब क्या हुआ कि लिटरली उन्होंने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया। इन द सेंस कहने का मतलब ये कि उनको जितना दिन तक ज़िंदा रहना था, ठीक है, लाइफ के प्रॉब्लम्स को जितना फेस करना था उन्होंने काफ़ी फेस कर लिया है। नाउ इट इज़ ओवर, लाइक डेथ हैज़ कम सो मूव, ठीक है, अब ये ख़त्म हो चुका है, इट इज़ कम्प्लीटली ओवर नाउ। ठीक है, तो अब वो कह रही है इट इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट लाइन है each dead child coiled a white serpent one at each little pitcher of milk now empty। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये मेंशन है कि उन्होंने अपने बच्चों को भी मार डाला है, ठीक है, पहले उन्होंने अपने बच्चों को मारा, उसके बाद वो खुद सुसाइड कर ली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है each dead child coiled, ठीक है, मतलब कि जो भी बच्चे थे उनके पास उन्होंने उसको भी मार दिया है, बच्चे भी मरे हुए हैं, और वो जो मरे हुए बच्चे हैं वो कॉइल्ड है, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो एक सरपेंट किस तरह से कॉइल्ड होता है, वाइट सरपेंट, तो उस तरह से वो कॉइल्ड है, और वो बच्चे जो है वो अपनी माँ के पिक्चर ऑफ मिल्क जो है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं ब्रेस्ट, ठीक है, विमेन का जो ब्रेस्ट होता है वो उससे। तो वो जो बच्चे हैं ना वो अपनी मदर के ब्रेस्ट में मीन्स की लिपटे हुए हैं, ठीक है, और इवन इन डेथ द चिल्ड्रन आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू देयर मदर, ठीक है, उनके ब्रेस्ट से वो लिपटे हुए हैं। पिक्चर ऑफ मिल्क नाउ एम्प्टी। अच्छा, बच्चे जो हैं उन्हें वाइट सरपेंट से कंपेयर किया गया। सरपेंट का मतलब हो गया स्नेक, ठीक है। वाइट हम लोग कब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कोल्ड थिंग, नम्ब, ठीक है। तो लाइक ये भी हम समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान मरता है तो कम्प्लीटली उसके जो हाथ पैर होते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि सादा पड़ जाना, तो इन द सेंस हम इससे भी समझ सकते हैं। तो वाइट सरपेंट से उन्हें कंपेयर किया गया है, जिस तरह से सरपेंट कॉइल्ड होकर के एक जगह चिपक जाते हैं, इन द सेम वे जो बच्चे हैं जो मर चुके हैं वो अपनी मदर के ब्रेस्ट से लिपटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पिक्चर ऑफ मिल्क है इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो एम्प्टी पिक्चर्स ऑफ मिल्क है ये रिप्रेजेंट करते हैं पोस्ट नर्सिंग ब्रेस्ट को, ठीक है, जो अब नाउ कम्प्लीटली एम्प्टी है, लाइक इसमें अब बिल्कुल भी मिल्क नहीं है, ठीक है। नाउ एम्प्टी को हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल है सोचना कि किस तरह से एक औरत ने खुद की भी जान ली प्लस अपने बच्चों की भी जान ली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एम्प्टी वर्ड जो है वो इस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट लॉस ऑफ वार्मथ ऑफ मदरहुड, ठीक है, कि एक माँ का जो ममता होता है अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उस टाइम पे शायद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे एक वुमेन क्या सोचती है, इट इज़ वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब
क्योंकि वो तो एक मदर है, ऑब्वियस है उसका इमोशन जो है वो अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को मार के खुद भी सुसाइड कर लेती है। तो वो उसके दिमाग में एक्चुअली क्या चलता है ये सोचना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो नाउ एम्प्टी जो है ये लॉस ऑफ वार्मथ ऑफ मदरहुड को भी रिफ्लेक्ट करता है, और पिक्चर ऑफ मिल्क नाउ एम्प्टी जो है ये रिप्रेजेंट करता है पोस्ट नर्सिंग ब्रेस्ट को भी, ठीक है, जो कि अब एम्प्टी है। और इससे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं मिस कैरेज को भी, ठीक है, क्योंकि सिल्विया प्लाथ के लाइफ में उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे मिस कैरेजेस को फील किया, जो कि अगेन एक रीज़न बन सकता है उनके डिप्रेशन का। तो मे बी ये भी एक रीज़न हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है, शी हैज़ फोल्डेड them back into her body as petals of a rose close when the garden stiffens and odors bleed। ये जो odors bleed है, ये दो जो वर्ड है, ये बेसिकली वुमेन के menstruation के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उस औरत ने अपने बच्चों को अपने सीने से लगा करके रखा है, ठीक है, इन द सेम वे जैसे कि एक गुलाब, ठीक है, या फिर कोई भी नाइट फ्लावर जो होता है वो गार्डन में जब होता है तो वो क्या करते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो अपने पेटल्स को, ठीक है, अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, अपने पेटल्स को बंद कर देते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी पॉलन। अब जो पॉलन होते हैं फ्लावर में वो रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो जिस तरह से एक रोज़ या फिर कोई भी नाइट फ्लावर होते हैं वो अपने सारे पेटल्स को अपने तरफ क्लोज कर लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पॉलन, ठीक है, पॉलन को कंसिडर कर सकते हैं एज अ बेबी ऑफ फ्लावर, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन वहाँ से स्टार्ट होता है। तो हो सकता है कि इस औरत ने अपने बच्चों को इसलिए मारा क्योंकि उन्हें पता था कि मैंने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम झेला, अब हो सकता है कि मेरे बच्चे भी इस प्रॉब्लम से गुजरे, ठीक है। यहाँ पे फेमिनिस्टिक पॉइंट से भी इस पोम को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली सिल्विया प्लाथ जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विमेन का जो लाइफ होता है ना वो काफ़ी सफरिंग होता है, ठीक है, ये फुल होता है ऑपरेशन, ट्रबल, प्रॉब्लम्स, मतलब इनकी लाइफ में कंटिन्यूसली चलते रहता है ये चीज़। तो वो औरत जो है जिसने सुसाइड किया वो ये भी सोच रही होगी शायद उस वक्त कि जब मैंने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा परेशानी झेला तो इट मे बी पॉसिबल कि मेरे बच्चे भी ये चीज़ झेलेंगे, सो इट्स बेटर टू किल देम। तो मे बी जब वो उनको मार रही होगी तो उनके दिमाग में ये चीज़ चल रहा होगा दैट आई एम सेविंग माई चिल्ड्रन फ्रॉम दी हार्म्स ऑफ लाइफ जस्ट एज द रोज़ पुल्स इट पेटल्स बैक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स पॉलन। जिस तरह से एक गुलाब या फिर कोई भी फ्लावर जो कि गार्डन में होता है उसको ठंड से बचाने के लिए ख़ुद को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, अपने पेटल्स को क्लोज कर लेता है। इन द सेम वे आई हैव किल्ड माई चिल्ड्रन, और मैं उसे अपने ब्रेस्ट से बहुत ज़्यादा क्लोज सटा करके रखी हुई हूँ। यहाँ पे जो वर्ड है स्टेफन, ओडोर्स, ब्लीड, ये मेंस्ट्रुएशंस, इसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन में। अच्छा, यहाँ पे जो इमेजरी है वो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, लाइक एक तरफ फ्लावर की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ ओडोर्स और ब्लीड की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो 4 लाइन है दैट आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो वर्ड है मून, ठीक है, तो मून को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब जब हम किसी भी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को नॉन लिविंग से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वुमेन को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है एज अ फीमेल, एज अ वुमेन। बहुत सारे सिल्विया प्लाथ के पोम में वुमेन को मेंस्ट्रुएशन से भी रिलेट किया गया है, लेकिन यहाँ पे वुमेन को पर्सोनिफाई किया गया है एज अ वुमेन। तो ये 4 लाइन क्या है, द वुमेन हैज़ नथिंग टू बी सैड अबाउट, staring from her hood of bone, she is used to this sort of thing, her blacks crackle and drag। यहाँ पे वो कहना चाह रही है कि जो मून है, ठीक है, जो मून आसमान में होता है या फिर कोई भी जो वुमेन होती है उनके लिए ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि किसी एक औरत ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है, ठीक है। इस सोसाइटी में ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड कर दिया गया है कि वुमेन
आए ना आए दिन सुसाइड करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि विमेन का लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होता है। वो डोमेस्टिक वायलेंस, सफरिंग और बहुत सारे प्रॉब्लम से झुलसती हैं और लास्ट में उनके पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज़ टू कमिट सुसाइड। सो देर इज़ नथिंग न्यू इन दिस थिंग। सिल्विया प्लाथ इज़ एक्चुअली बीइंग वेरी सार्कास्टिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा सार्कास्टिक हो रही। कोई नई चीज़ नहीं है कि किसी विमेन ने सुसाइड किया है, ये बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है सोसाइटी में। और ये कह रही हैं कि विमेन जो मून है, ठीक है, वो आसमान में अपने मतलब ये हुड ऑफ बोन जो है वो बेसिकली उसके फेस को प्रेजेंट किया गया है। मतलब हुड ऑफ बोन का मतलब हो गया मून का फेस, ठीक है। तो मून के लिए ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। मून आसमान में है एंड शी इज़ स्टेयरिंग ऑल दीज थिंग्स। ये सारी कहानियाँ जो हमेशा रिपीट होते रहती है। आज ये वुमेन मरी तो हो सकता है कल नेक्स्ट वुमेन सुसाइड करेगी। और रीज़न क्या हो सकता है? मे बी ऑपरेशन, वायलेंस, ठीक है, रीज़न यही चीज़ हो सकता है। शी इज़ यूज टू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि विमेन जो है, ठीक है, विमेन आदी हो चुकी है इस सब चीज़ों के लिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड हो गया। इवन जो मून है वो भी ये सब चीज़ के लिए आदी हो चुके हैं। मतलब आए दिन जो है इतने सारे सुसाइड रेट जो है वो हम लोग देख रहे हैं। हर ब्लैक्स क्रैकल एंड ड्रैग। हर ब्लैक्स क्रैकल एंड ड्रैग का मतलब क्या हो सकता है? ये चेन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, चेन ऑफ लाइफ या फिर मदरहुड को। यानी कि जो एक विमेन होती है अपने लाइफ में जितना ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस करती हैं वो कंटिन्यूसली चलते रहता है, जस्ट एज द मून इज़। मतलब कि विमेन का जो पेन है, ठीक है, वुमेन का पेन, डिप्रेशन और डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ों जो है सिल्विया प्लाथ को ऐसा फील होता है। और रियलिटी में कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि विमेन का जो पेन, ट्रबल, डिप्रेशन है ये साइक्लिकल है इन द सेम वे एज द मून इज़। जिस तरह से मून साइक्लिकल है, मून एटर्नल है, ठीक है, उस तरह से विमेन का पेन भी जो है वो एटर्नल है। और देर इज़ नथिंग न्यू इन दिस थिंग कि विमेन सुसाइड कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो यहाँ पे जो लास्ट लाइन है, हर ब्लैक्स क्रैकल एंड ड्रैग, कहने का मतलब ये है कि मून जो है वो वैसे ही रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो वुमेन का जो लाइफ है, ठीक है, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है वो भी कंटिन्यूसली चलते रहता है जिस तरह से मून चलते रहता है, ठीक है। मतलब मून का लाइफ इटर्नल है, मून कभी ख़त्म नहीं होने वाला। इन द सेम वे विमेन का जो पेन है वो भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला। मून को बहुत बारी मेंस्ट्रुएशन से लिंक किया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वुमेन सिल्विया प्लाथ के पोअम में मून को जो है वो मदरहुड से भी लिंक किया गया है, ठीक है। अगर हम इसे मेंस्ट्रुएशन के सेंस में देखते हैं तो इट्स अगेन मीन्स मिस कैरेज, ठीक है, जो कि सिल्विया प्लाथ ने अपने लाइफ में फेस किया था। सिल्विया प्लाथ का मानना है कि विमेन जो है वो ज़्यादा अकस्टम्ड है ट्रेजेडी से रादर देन मैन, ठीक है। मैन को शायद इतना ट्रेजेडी नहीं देखना पड़ता है अपने लाइफ में जितना कि एक विमेन देखती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लाइन था जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो मीडिया का एल्यूज़न था, ठीक है, अ, हाँ, अ वाइट सरपेंट वन एट इच लिटिल पिक्चर ऑफ मिल्क नाउ एम्प्टी। यहाँ पे जो है एक और एल्यूज़न भी लगाया जा सकता है, वो ये है शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपाट्रा से, ठीक है। तो शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपाट्रा में क्या होता है, जो हीरोइन होती है, ठीक है, वो अपने आप को मार देती है विद द हेल्प ऑफ अ पॉइजनस स्नेक, ठीक है। अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि विद द हेल्प ऑफ अ पॉइजनस स्नेक वो अपने आप को मार देती है और वो भी कहीं ना कहीं थ्रेट के अंडर रहती है, ठीक है, और इसलिए वो सुसाइड कमिट करती है। तो इन द सेम वे इट मे बी पॉसिबल कि इस वुमेन भी, ये वुमेन भी जिस वुमेन की बात की गई है इस पोअम में, वो भी वायलेंस और थ्रेट के अंदर होगी और फिर उसने भी सुसाइड कर लिया। तो ये भी एक एल्यूज़न है जिसको हम लोग देख सकते हैं। इसमें बहुत सारा ये जो पोअम है ये एक डार्क पोअम है, ठीक है, लाइक इससे हमें कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिलता है, बट ऑब्वियसली ये पोअम हमें मजबूर करता है इस चीज़ को सोचने पर कि विमेन का क्या रोल है सोसाइटी में, एक विमेन का क्या रोल है उसके खुद के लाइफ में। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ इसी पोअम में नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पोअम्स में सिल्विया प्लाथ ने विमेन के टॉपिक को उठाया है, ठीक है, और डेथ को वो बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ करती हैं। अगर आप पढ़ोगे लेडी लाजुरस तो आपको उसमें भी पता चलेगा कि वो किस तरह से डेथ को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ करती हैं, डेथ को वो बहुत अच्छी चीज़ बताती हैं। अच्छा, एक क्रिटिक है जिनका नाम है स्टेफन गोल्ड,
स्टेफन गोल्ड एक स्लॉट, ठीक है। तो वो जो है वो बताते हैं कि हाँ, उनका नाम है स्टेफन। तो वो जो है वो इस पोअम को कंसीडर करते हैं पोइटिक एपिटाफ, ठीक है। ये पोअम जो है सिल्विया का वन ऑफ द लास्ट पोअम माना जाता है और इसको वो कंसीडर करते हैं पोइटिक एपिटाफ की तरह। और तो ये कंप्लीट हो गया पोअम। इसमें बहुत सारे लिटरेरी टूल्स थे जिसे हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। अगर कुछ छूट गया है तो यू कैन मेंशन दोज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ लेट मी नो दैट did you like the poem or not, did you like the way I explained it not. I will try to improve and please do let me know these things. Thank you so much.